नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट की आज शुरुआत करते हैं और बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के बारे में, जहां पर इस वक्त तकरार का माहौल बना हुआ है। यहां पर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों पर अपना गुस्सा उतार दिया है। उनका यह कहना है कि वो कह रहे हैं कि इज्जत दी। मुझे भी शुरू में लगा कि पार्टी के संविधान से अलग जाकर मेरे लिए जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का पद बनाया गया है, लेकिन काम भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा, लेकिन मिला झुनझुना। कुशवाहा ने यह भी कहा है कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की स्थिति में भी नहीं हूं। पार्टी के संविधान में सिर्फ लाइन जोड़ दी गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य मनोनीत करेंगे। मतलब कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को अपने ही बोर्ड के लिए सदस्यों के मनोनयन को भी अधिकार नहीं दिया गया है। हद यह है कि 2 साल में भी ना तो मुझे यह अधिकार सौंपा गया और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बोर्ड के सदस्य चुनकर दिए गए। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया, और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया तो सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। तो मुझको यह कहा जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं है तो सीधे नौकरी करने जैसी स्थिति, और कह रहे हैं कि वही कोई एमएलसी पद को मैं मान रहा हूं कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। और लॉलीपॉप सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को 1 मिनट 1 क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए 1 मिनट का मलाल नहीं होता है। तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज है? एमएलसी कौन सी बड़ी चीज है? अभी भी लगता हो माननीय मुख्यमंत्री जी को या पार्टी को, तो एमएलसी आप वापिस कर सकते हैं, उसमें हमको कहाँ कोई परेशानी। और इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। उनसे समझेंगे कि इस वक्त बिहार में जो ये हलचल पैदा हो गई है, इसके क्या सियासी मायने समझे जाएं। सर्वेश्वर जी, स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। सर देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार में जो भी हलचल पैदा हुई है, ये नीतीश कुमार के द्वारा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। और जो एक महत्वाकांक्षी आदमी होता है उनकी औकात कुछ नहीं, और वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, बिहार से टोटल 40 सीट्स आते हैं लोकसभा के लिए। क्या नीतीश कुमार जी की पार्टी जितने साल से बिहार में शासन में है या सत्ता में है या राजनीति में है, हेलो, क्या एक बार भी 25 या 25 से ऊपर सीटें, 30 सीटें लोकसभा की जीत के आई है? और आप उतने सीटें जीतते नहीं हो, और उसके बाद आप ख्वाब देख रहे हो कि प्रधानमंत्री बनेंगे। जहां उनको पार्टी को सशक्त करना चाहिए, वो पूरी तरीके से आरजेडी के सामने नतमस्तक हो गया है। पर सर्वेश्वर जी, जो इस वक्त जो गणित वहां पर बन रहे हैं, कुछ ये भी लोग कह रहे हैं कि आरजेडी अब टूटेगी और जेडीयू के लिए इस वक्त एक परिस्थिति ऐसी है कि कुछ जो जेडीयू के मेंबर हैं वो खुद भी चाहते हैं कि इस वक्त जो है बागडोर जो है सत्ता की, वो जाकर के अब नीतीश कुमार के हाथ से चले जाने चाहिए, किसी और को पास ऑन होने चाहिए। नीतीश कुमार के हाथ से जाकर के किसी और के हाथ में चली जानी चाहिए। जी तेजस्वी हाँ, यादव का आप यहाँ पर नाम देखिए उठाया ना, जा रहा है नीतीश सीएम पद के कुमार लिए। का पॉलिसी क्या रहा है? नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से गठबंधन किया, फिर छोड़ के भाग गए 2013 में कि नहीं मोदी प्रधानमंत्री बन रहा है। अरे वो एक सशक्त लीडर थे बीजेपी के, तो पर्सनल महत्वाकांक्षा राइवलरी के लिए छोड़ दिया। फिर वापस उन्होंने देखा कि ये जो लालू जी के पुत्र थे
वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया, लेकिन उन्होंने घोटाले में लिप्त हो गए। फिर वापस आप बीजेपी के साथ आए, फिर वापस वहीं चले गए। तो वो खुद ही पेंडुलम की तरह बिहेव करते हैं। राजनीति में उनको किसी भी तरीके का एक जो कहते हैं कि एक स्टैंड पे खड़ा होना, वो खड़ा नहीं हो पाते। बिहार को देखिए आप, अच्छा 15 सर्वेश्वर साल जी, क्या कारण क्या लगता है 15 आपको साल, जो ये एक मिनट मेरी अस्थिरता बात पैदा खत्म हो होने गई है? दीजिए। 15 साल नीतीश राज, 30 साल के इस राज्यों में जो डेवलपमेंट होना था, मैं कहता हूं नीतीश राज में जब बीजेपी के साथ था डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो रहा। एक 3 साल का ग्रेजुएशन ये बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षा का वही बुरा हाल, स्वास्थ्य का वही बुरा हाल। तो ऐसे चीफ मिनिस्टर के जो हर बार अगर सत्ता बदली है तो वो चीफ मिनिस्टर खुद ही है। बीजेपी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट गठबंधन में पार्टी थी, लेकिन फिर भी इनको चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन नहीं, नीतीश जी को जो काम करना चाहिए वो नहीं। एक जो गंदी राजनीति, पता नहीं नीतीश जी उसमें व्याप्त हो गया, और क्यों हो गए हैं, किस कारण हो गए हैं, ये वही बता सकते हैं। पर सर्वेश्वर जी, क्या लगता है जो अस्थिरता आई हुई है इसका एक मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा नाम है, अगर इतना बड़ा नेता इस तरह की तोहमत लगाए कि उन्हें झुनझुना बजाने के लिए बस रखा है, सिर्फ नाम के लिए उनको पावर दी गई है, वैसे उनके हाथ में कोई पावर है नहीं। जबकि जब जेडी और आरजेडी जुड़ी, आपस में साथ में आए नीतीश और तेजस्वी, तो उपेंद्र कुशवाहा एक सबसे अहम कड़ी थी जो उनके व्यापे में बातचीत वहां पर कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जो दोनों का मिलाप हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा का एक बहुत बड़ा हाथ है उसमें, लेकिन उसके बावजूद आज जिस तरह का बयानबाजी हो रही है, क्या समझा जाए? देखिए, समझना ये डायरेक्ट है। नीतीश कुमार का पूरा प्लान था कि इसको जेडीयू को आरजेडी में विलय कर दे, लेकिन जो नेता इतने दिनों से पार्टी को बनाने में अपना समय गंवा के अपना खून पसीना लगा रखे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में लालू की पार्टी को एक ही तरीके से देखा जाता है कि ये भ्रष्टाचार की पार्टी है। चाहे कब भी आ जाए, लालू जी थे तब भ्रष्टाचार, राबड़ी जी थी तब भ्रष्टाचार, बेटे लोग आए तो उन्होंने भी वही राग अलापा। तो बिहार को एक उस गर्त में, जंगल राज में, अब देखिए जब से इनका शासन आया है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अपराध का ग्राफ बढ़ गया? क्यों ऐसा हो रहा है? वही जब बीजेपी के साथ थे, इन्होंने, बीजेपी ने कहा था पीडीएफ जो क्या नाम है उसका जो संगठन एसडीपीटीआई, और उस पे लगाम लगाने की, तो नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति में व्यक्त हो गए कि नहीं पीएफआई पे हम वो नहीं, बैन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप देख लीजिए जो सीमावर्ती हमारे जिले हैं उसमें क्या स्थिति हो चुकी है। वहां पे अगर एक की आबादी 70% हो गई है, तो वो स्कूल में कह रहे हैं कि इस तरीके के प्रार्थना नहीं होगी, संडे की बजाय छुट्टी फ्राइडे को करो। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति। पटना में पीएफआई के जो मेंबर्स मिलते हैं, उसके बाद इंडिया को इस्लामीकरण करने का डॉक्यूमेंट्स मिलता है, और फिर भी नीतीश कुमार उस पर कार्रवाई नहीं करता है। तो ये सब जो चीजें हैं, जेडीयू के अंदर के भी जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आगे जाके उनका खुद का भविष्य अधर में है। तो ये रार और ये टूट तो होनी तय है, आज हो या 6 महीना बाद हो। आपको मैं लिख के देता हूं, इनका अपना प्लान था कि 2024 में मैं विपक्ष का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन जाऊंगा, लेकिन वो दिवा स्वप्न है, वो सपने कभी भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि जो भी पार्टी है, ममता बनर्जी देख लीजिए, वहां 40 से ऊपर की सीटें बंगाल में है, वो भी उतना सीटें नहीं जीत रही है, वो भी प्रधानमंत्री के सपने देखना चाह रही है। उधर केजरीवाल को देख लीजिए, साउथ में चलिए तो टीआरएस का आप देख लीजिए, जो अब बीआरएस बन गई है, और वही टीआरएस आए थे बिहार में नीतीश जी से मिले थे। सर्वेश्वर जी, यहाँ तो ये स्थितियां ऐसी है ना कि विपक्ष एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, इसलिए जो तमाम जो पार्टियां हैं बीजेपी के खिलाफ एक साथ आ रही हैं अब यहाँ पर। लेकिन इस बीच जो उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान आया है, इससे ये बात साफ हो गई है कि अब रार आ चुकी है पार्टी के अंदर, और 2 धड़ों में पार्टी जो बढ़ चुकी है। अभी भी नीतीश कुमार को लेकर यहाँ पर तनातनी लोगों के बीच में है, और अब ये तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम आया। क्या आपको लगता है आगे और भी इस तरह के नाम आएंगे, और भी चेहरे आएंगे जो इस तरह से खुलकर बगावत करेंगे? जी हाँ, ऐसे चेहरे अभी आपने देखा क्या? अभी आप देखिए, कहते हैं ना, समय धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सीधे 100 ग्रा ऋतु आए फल होए। आप किसी पार्टी की पॉलिसी को, प्रिंसिपल को दांव पे लगा के, ठीक है,
नीतीश जी एक ईमानदार छवि के नेता हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हो? वो ईमानदार छवि का फायदा बिहार को कहां मिल रहा है? उस तरीके से आप एक राज्य में 3 साल में बच्चों को ग्रेजुएशन नहीं दे पा रहे हो। ये राज्य की स्थिति वही बनी पड़ी है। पार्टी को आप गर्त में धकेलने जा रहे हो, तो जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनको कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा। तो सर्वेश्वर जी, अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि सर पार्टी में उनका कद क्या है? अगर उपेंद्र कुशवाहा इस समय पर, जबकि चुनाव भी नजदीक है, अगर वो पार्टी से अलग होते हैं, खुद को अलग करते हैं, तो कितना बड़ा नुकसान रहने वाला है नीतीश कुमार के लिए? देखिए, नीतीश कुमार को खासा नुकसान होने वाला है आगामी चुनाव में। 2024 के चुनाव में और 2025 के चुनाव में पार्टी विलुप्त के कगार पे आ जाएगी, क्योंकि आरजेडी खुद भी चाहती है कि जेडीयू को तोड़ के मिला ले, उसको ज्यादा एमएलए की जरूरत नहीं है और वो एक छत्र राज्य करे और जो ये तेजस्वी है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो वो अलग जुगत में है और ये जो जेडीयू के मेंबर है वो कहीं ना कहीं वो स्थिति को भांप रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी की जो कहते हैं ना घर के हैं ना वो घाट के हैं, उनकी स्थिति आने वाले समय में बहुत बुरी होने वाली है। चाहे वो जेडीयू में बने रहे या जो भी रहे, पार्टी में टूट हो सकती है और बड़ी टूट होगी और इसका खामियाजा हम सब देखेंगे। चाहे वो बिहार में कहा, आपने देखा जीती थी कि नहीं जीती थी। अगर इतना बड़ा फायदा होता महागठबंधन को तो जीत लेती सारे उपचुनाव के सीट। बीजेपी कैसे आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा, उसको नई स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी उनको टैकल करने के लिए। अब आप देखिए ये ऑपोजिशन यूनिटी, राहुल गांधी ने इनको बुलाया था कि जम्मू आए आप, कश्मीर में जब समापन हो रहा था भारत जोड़ो यात्रा का, ये नहीं गए क्योंकि वहां पे ऑपोजिशन की जो भी अगर सरकार बनी तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अभी ऐसा देखा जा रहा है। नीतीश कुमार पे कोई पार्टी नहीं आ रही आगे, न ममता आई न टीआरएस जो बीआरएस बन गया है वो आई, और भी कौन सी पार्टी है? तमिलनाडु की डीएमके वो कभी नहीं आएगी। पर सर्वेश्वर जी, अगर सिर्फ बिहार की हम बात करें यहाँ पर, तो अगर उपेंद्र कुशवाहा अलग होते हैं, जैसे पहले भी हुए थे लेकिन कुछ खासा नुकसान पहुंचा नहीं था, तो क्या लगता है कि जो उनके बागी तेवर हैं या जिस तरह की बयानबाजी अब वो कर रहे हैं, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बात उनकी पार्टी में नहीं सुनी जा रही है? एक बड़े सीनियर नेता हैं वो, लेकिन उसके बाद भी लगता है उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही, इसीलिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट होना ये कहना कि मुझे पावर तो दी गई है लेकिन झुंझुना थमा दिया गया है हाथ में, ऐसा कुछ पद है ही नहीं, कोई पावर है नहीं उनके हाथ में। देखिए, उन्होंने और भी चीजें बोली कि मैंने राज्यसभा की मेंबर छोड़ दी, मिनिस्ट्री छोड़ दी, तो ये संसदीय बोर्ड का जो अध्यक्ष है इसकी क्या पावर है, झुंझुना थमाया। और ठीक है, उनका कद नहीं है, वो पार्टी छोड़ भी दे तो कुछ नहीं, लेकिन बाकी का असर बिहार की जनता देख रही है कि आखिर ये पार्टी की पॉलिसी क्या है, स्टैंड क्या है। जिस स्टैंड पे कभी वो खड़ी होती है बाद में उसी को पलट देती है। तो नीतीश कुमार जी जो पलटू राम बन गए हैं वो बिहार की जनता देख रही है और आने वाले चुनाव में उसका खासा नुकसान जो है वो भुगतना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को। पर सर्वेश्वर जी, इस बागी तेवर का जो मुख्य कारण है आपको क्या लगता है? कहीं ये तो नहीं कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन जब उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम सामने आया तो कहीं ना कहीं बौखला गए, क्योंकि तभी से जब से तेजस्वी यादव जुड़े हैं पार्टी के साथ और ये मिलाप हुआ है, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को बैकफुट पर महसूस कर रहे हैं। देखिए ये आपने जो बोला कि वो ही तेजस्वी यादव से इनका वो करवाए, मिलन करवाए हैं और उनका इतना बड़ा हाथ था, तो ये इसमें वो था कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार 24 में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि जो इस गठबंधन में अभी पलड़ा भारी किसका है? आरजेडी का। जब बीजेपी के साथ गठबंधन थे तो पलड़ा भारी बीजेपी का था, लेकिन चलती थी नीतीश की। अब यहाँ पे मामला उलट हो चुका है और उपेंद्र कुशवाहा की बात हो तो जो ललन सिंह उनके राइट हैंड है नीतीश जी के, तो उपेंद्र कुशवाहा अगर ये सपना देख लिए थे कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे बिहार का, तो उनके लिए भी एक दिवा सपना ही था। मुझे नहीं लगता था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाया जाता, क्योंकि पलड़ा भारी उधर तेजस्वी यादव आरजेडी के पार्टी का था। अगर नेतृत्व चेंज होती तो वो सबसे पहले मांग करता।
तो यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा है, जिसके कारण वो जो चीज नहीं मिली उसके लिए वो बिफरे पड़े हैं। और ये सचमुच है कि आप पार्टी के लिए इतना समय लगा रहे हो, ये कर रहे हो, अगर आपको पार्टी में उपेक्षा हो रही है और आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है, तब तो आदमी जरूर कहीं ना कहीं उसका भड़ास निकालता है। और वही उपेंद्र कुशवाहा के साथ देखने में आ रहा है और नीतीश कुमार के बीच जो तल्खी हो रही। आप देख लीजिए बिहार में इतना चीज हो रहा है, एक शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे बयान दे रहा है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, कहते हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है। बिहार में जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं जॉब के लिए, उन पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज होता है। गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। अरे गृह विभाग आपके पास है और बिहार जो पटना की राजधानी है वहां पे बच्चों पे बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज हो रहा है और आप कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है। तो आप किस बात के मुख्यमंत्री हो? चलिए ठीक है सर्वेश्वर जी, लेकिन अब इस वक्त एक अहम सवाल ये खड़ा हो जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ क्या पार्टी के अब और भी लोगों का समर्थन उन्हें मिलेगा इस बगावत में? अगर पार्टी के बाकी लोग अपनी पार्टी में जो भविष्य है उनका अधर्म है जेडीयू में, ये बात आप मान के चलिए, आने वाले चुनाव में जेडीयू की वो बात नहीं रह जाएगी। देखिए जेडीयू खत्म हो रहा था 2018 के चुनाव में ही, लेकिन 18 नहीं, पिछला जो चुनाव हुआ था बिहार का, उसी में जेडीयू जो था वो खत्म हो रहा था 20 में, लेकिन समहाउ वो बच गए। आप देखिए उनकी कितनी कम सीटें आई हैं। तो इसका खामियाजा उनके पार्टी के लोगों को पता है कि उनका जो जनाधार है वो खिसकता जा रहा है। तो वो अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए तो जरूर सोचेंगे कि किस करवट बैठ रही है। अगर बीजेपी से कुछ तालमेल बैठता है तो वो उधर जा सकते हैं और वो तभी हो जाएगा। सर्वेश्वर जी आपको यहाँ रोक रही हूँ, एक और इस बीच बड़ा बयान आ गया है, प्रदेश अध्यक्ष जो है उनकी तरफ से यहाँ पर उमेश कुशवाहा जी की तरफ से बयान आया कि उपेंद्र कुशवाहा आते जाते रहते हैं, लेकिन कुर्मी की तरफ से यहाँ पर नेता हमारे पास सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया कि हमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से अलग भी हो जाते हैं तो। अब इसके बाद क्या समझा जाए? क्या नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि वो अब उपेंद्र कुशवाहा को मनाएंगे नहीं, मनमुटाव दूर नहीं करेंगे? नीतीश कुमार ने पूरा मन बना लिया है कि इसको जाना है तो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नीतीश जी फर्क तो जरूर पड़ेगा, चाहे आप जितना कह ले। आपको याद होगा कि पिछले बिहार के चुनाव में 2020 में जब हुआ था तो चिराग पासवान पे ये आरोप लगाए थे नीतीश जी ने कि बीजेपी ने इसको आगे कर दिया हमें नुकसान करने के लिए, और चिराग पासवान के द्वारा ही बहुत ज्यादा नुकसान किया गया जेडीयू को, नीतीश कुमार जी की पार्टी को। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नीतीश कुमार अगर पूरा मन भी बना लिए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निकाल दे या अंत में उपेंद्र कुशवाहा खुद ही पार्टी छोड़ दे और उसका कुछ भविष्य में कोई भी पार्टी पे असर नहीं पड़ेगा, तो ये उनकी एक जो कहते हैं ना गलतफहमी है। पार्टी पे तो असर पड़ेगा, दूसरे नेता भी पे निकलने के तैयारी में होंगे क्योंकि पार्टी का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा। नीतीश जी ने खुद ही 2020 में बोला था कि ये मेरा लास्ट वो है। पर सर्वेश्वर जी क्या लगता है, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी में अपना हक चाहिए, वो किस हक की बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस वक्त उन्होंने धीमी आवाज में कह दिया कि उन्हें बाकायदा एक पद चाहिए, या तो डिप्टी सीएम का या सीएम का? नहीं, तो वो तो उन्होंने मांगा ही है ना। आप देखिए ये भी कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा, पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा, उनको मजबूर कर दिया जाएगा। वो पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा, उनके सामने स्थिति ऐसी कर दी जाएगी कि अंतोगत्वा उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर आप किसी चीज मांग के ले रहे हो तो वो आपको उतनी इज्जत भी नहीं मिलेगी और मिलेगी भी नहीं। जो नीतीश कुमार का रवैया देखने पे आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा को अब पार्टी में कोई पोस्ट नहीं, क्योंकि ये पूरा विरोधी स्वर है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ बाकी विधायक भी अगर होते, बैकिंग होती और नीतीश कुमार को ये पता चलता तब वो झुकते, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, बाकी के विधायक अपना सोच रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
केवल उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के नहीं जाएंगे, भविष्य में आगे आने वाले 6 महीने में पर सर्वेश्वर आप देख जी, लेना कि पर पार्टी जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ गया, क्योंकि हाल ही में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनके काफिले पर भोजपुर के जगदीशपुर में जो है हमला हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करने वाले इस हमले को सरकार लेकर। की जो वो है लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, ये तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आप देखिए किस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, और अगर एक पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कभी राज्यसभा मेंबर भी थे और मिनिस्टर भी थे, उस पे अगर उनके काफिले पे हमला हो रहा है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन में उस पे सीधा सवालिया निशान है। और ये मामला जो है नीतीश कुमार जी, ये विभाग जो गृह मंत्रालय, वो नीतीश कुमार जी के खुद जिम्मे है। तो नीतीश कुमार जी कहीं से भी बच नहीं सकते हैं। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हेलो। सर्वेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। धन्यवाद। और जिस तरीके से सर्वेश्वर जी ने यहाँ बताया है कि इस वक्त बिहार में दो फाड़ में पार्टियां इस वक्त नजर आ रही हैं। खुद जेडीयू के अंदर जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का इस वक्त बयान आया है, और उसके बाद अब जो काफिले पर हमले की जो खबर सामने आई है, बिहार में एक बार फिर से सियासत गरमरा गई है। और इसी के साथ कई बड़े सवाल यहाँ पर हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ आपको बता दें कि पिछले कुछ ही दिनों से रामचरितमानस पर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी विवाद जारी है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से वो विरोधियों के लगातार निशाने पर हैं। इसके अलावा उनके समर्थन में भी कई लोग उतरे हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर टिप्पणी कर विवादों में आए सपा के नेता विरोध करने वालों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि साधु संत धर्माचार्यों को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आ भी जाए तो श्राप देते हैं, सब काम हो जाता है। तमाम स्वामी प्रसाद बोले कि जिस वक्त तमाम संत अपराधी के रूप में बैठे हैं, अपराधी धर्म की आड़ लेकर बैठे हैं। वहीं पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के द्वारा उनके बयान का समर्थन करने पर कहा गया है कि देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को अधिकार दिलाने की आवाज का लोग समर्थन कर रहे हैं। इस बीच क्या बयानबाजी हुई, पहले आपको वो सुनाते हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से ही लगातार कुछ लोग उनके समर्थन में स्वर अपने ऊंचे कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके विरोध में खड़े हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पार्टी के अध्यक्ष को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए, और या फिर खुद स्वामी प्रसाद इस्तीफा दें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है, हिंदू जो धर्म है उसके जो लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत किया है। लेकिन इस बीच यहाँ पर उनका ये कहना है कि उन्होंने पूरी रामचरितमानस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, सिर्फ उन चौपाइयों को लेकर टिप्पणी की है जिनके संदर्भ में उनका मानना यह है कि उसमें गरीब, दलित और आदिवासियों का अपमान किया गया है। और इसी बयान को लेकर अब कुछ लोग हैं जो इस समर्थन में आए हैं कि पहली बार इस तरह से आवाज उठी है आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, इसलिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त यूपी का सियासी संग्राम अपने जोरों पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान इस वक्त काफी ज्यादा सियासी हलचल पैदा कर चुका है। उत्तर प्रदेश में विरोधियों के निशाने पर वो लगातार है, और लगातार उनके इस बयान को लेकर आए दिन ट्वीट करके भी असमर्थन जाहिर किया जा रहा है, विरोध जाहिर किया जा रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा है कि धर्म का आड़ लेकर अपराधी बैठे हैं। इस बीच पूर्व डीजीपी सुलेखान सिंह के द्वारा उनके बयान का समर्थन किया गया है, और समर्थन करने पर कहा गया कि देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को अधिकार दिलाने की आवाज उसका लोग समर्थन कर रहे हैं। अब यहां पर देखना ही होगा कि आगे अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्योंकि इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उनके इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है, और इसी के साथ ही इसी खबर पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जुड़ चुके हैं। उनसे समझेंगे कि इस नए बयानबाजी का इस वक्त क्या सियासी समीकरण समझा जाए। दिलीप जी, ये जो विवाद शुरू हुआ कुछ चौपाइयों को लेकर बयान देने से, वो अब तक थमता नजर नहीं आ रहा है, और अब बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में भी लोग आगे आ गए हैं। उन्हें एक मसीहा का टाइटल देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। जब किसी भी चीज का बाजारीकरण और राजनीतिकरण हो जाता है
तो वो लोगों के फायदे और नुकसान की चीज बन जाती है। वो चीज चाहे इंसान हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे कोई भी चीज हो। और भारत में धर्म राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र है, या यूं कह लीजिए रीढ़ की हड्डी है। और जब इस तरह के बयानों से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, वो आत्मविश्वास बनता है जब उनके समर्थकों द्वारा उसका सपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि समाजवादी पार्टी ने इस बयान का खंडन करने की बजाय स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन करके उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। और जाहिर सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान जिस भी भावना में दिया हो, चाहे वो धार्मिक भावना में दिया हो, चाहे वो सामाजिक भावना में दिया हो, लेकिन वर्तमान समय में अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और जिस तरह के समर्थन इन जातियों के दलों से आ रहे हैं, पहली बात ये जो दल होते हैं ये पूरी जाति के प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये चंद लोगों द्वारा अपने लाभ के लिए बनाया गया दल होता है। तो दो चार दल के समर्थन कर देने से ऐसा कोई बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं आ जाता है। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल समाज में न्यूसेंस जरूर क्रिएट हो गया है धर्म को लेकर के, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को लेकर के। और ये अब सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया। और समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य इन बातों से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो 2024 के चुनाव है, लेकिन चुनावों से पहले जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में आप अगर तार जोड़ करके देखेंगी तो अभी जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हाईकोर्ट ने टाले, वो इसी ग्राउंड पे टाले थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ओबीसी रिजर्वेशन दिए थे, वो रिजर्वेशन एज पर नॉनसेंस दिए थे, जो ट्रिपल टेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिक्स किया गया था उसके हिसाब से नहीं थे। तो वो मुद्दा वहीं से तार जुड़ रहे हैं। वो ओबीसी को लेकर के वो भी बात हुई, वहाँ पीआईएल हुई, फिर हाईकोर्ट ने सरकार के खिलाफ अपना डिसीजन दिया और वो इलेक्शन टल गए। तो वो ओबीसी का मुद्दा वहां से उठा, ये बयान जुड़ा और अब वो एक तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को अपने झोली में वोट बैंक के रूप में लाना चाहती है। पर दिलीप जी, जिस तरीके से धर्म की आड़ लेकर राजनीति खेली जा रही है, तो वो कितना फायदेमंद हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए? हालांकि अखिलेश यादव ने आधिकारिक तौर पर इस बयान का समर्थन भी नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से इस बयान को लेकर, इन टिप्पणियों को लेकर, उन चौपाइयों को लेकर जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्या लगता है कि एक पब्लिसिटी क्रिएट की जा रही है, यहाँ पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि अब समाजवादी पार्टी जो है दलितों और पिछड़ों की यहाँ पर वो मसीहा बन गए हैं? पल्लवी जी, पहली बात ये कहना गलत होगा कि अखिलेश यादव का समर्थन नहीं मिल रहा है। कानून की भाषा में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी होता है और एक्सप्रेस भी होता है। इम्प्लाइड का मतलब यहाँ पर कुछ ना कहा जाए, एक्सप्रेस का मतलब कहे कि उसकी हामी या उसको हाँ किया जाए, नकार दिया जाए, और इम्प्लाइड का मतलब होता है जहाँ कुछ ना कहा जाए लेकिन कुछ स्वीकार लिया जाए। तो यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी ने या उनके मुखिया अखिलेश यादव ने मौर्य के बयान का खंडन नहीं किया है, उनका विरोध नहीं किया है, बल्कि उनको अपनी पार्टी में उच्च पद दे दिया है, तो इसका मतलब है कि उनकी स्वीकारोक्ति है। ये नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश यादव ने इस बात का समर्थन नहीं किया, इस बात का पूर्ण समर्थन है और इम्प्लाइड रूप से है। और वो इसीलिए राजनीति में कई सारे पत्ते इसीलिए नहीं खोले जाते हैं कि जब जरूरत जैसा पड़ेगी वैसा बयान दे करके उस बात का खंडन या समर्थन किया जाएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो दलों का समर्थन मिल रहा है, ये दल इनके अपने द्वारा खड़े किए गए भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के राजनीति में अंदर फायदा हो सकता है, लेकिन समाज का, धर्म का, इस देश की या जो संविधान के जो सोशल प्रिंसिपल्स हैं उनका पूरी तरीके से 100% नुकसान हो रहा है। दिलीप जी, यानी कि यही कहीं ना कहीं कारण है कि उनका प्रमोशन हो गया पार्टी में, स्वामी प्रसाद मौर्य का महासचिव बना दिए गए पार्टी के, तो यही कारण है कि समर्थन नहीं करेंगे लेकिन उन्हें बढ़ावा जरूर देंगे ताकि वो खुले, उनको मतलब फ्री हैंड मिल चुका है, तभी जाकर उन्होंने एक बार फिर से बयानबाजी कर दी है। नहीं पल्लवी जी, ये समर्थन ही है। आप इसको कैसे कह रहे हैं कि समर्थन नहीं है? तो समर्थन है ना। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और मुझे गलती की सजा देने की बजाय मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो ये तो समर्थन ही हुआ ना। और समर्थन दे करके समाजवादी पार्टी भी ओबीसी का कार्ड खेलना चाह रही है। और उसके तार मैंने बताया कि म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव से जुड़े हैं, जहां पर एक तरीके से पीआईएल में जीत मिली, वो जीत एक तरीके से जो अपोजिशन है उसी की थी। और उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को टाला, क्योंकि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के अगर ये चुनाव करा देते तो इनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा हो जाता। तो सरकार ने इसीलिए चुनाव को टाला। तो अब चुनाव टलने के बाद समाजवादी पार्टी फिर से वापस उसी जगह पहुंची जहां पर वो पीआईएल के पहले थी।
तो अब उसको ओबीसी का दूसरा कार्ड खेलना था, और ये बयान मौर्य का दिया हुआ उस कार्ड से कहीं ना कहीं लिंक हो गया और वो समाजवादी पार्टी के लिए एक हथियार बन गया। पर दिलीप जी, जिस तरह से धर्म पे आहत करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, एक पूजनीय धर्म ग्रंथ के बारे में इस तरह की अर्गनल बात जो की जा रही है, इससे हिंदू समाज काफी ज्यादा आहत है, आक्रोश है, साधु संत भी सड़कों पर भी कई बार उतरे। तो क्या लगता है आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो सकता है? नहीं देखिए, तब्दील कुछ नहीं होगा, आप थोड़ी देर बाद देखिए मामला शांत हो जाएगा। और जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जो यादव हैं, जो मौर्य हैं, ये क्या हिंदू नहीं है? इनके लिए भगवान राम पूजनीय नहीं है, रामचरितमानस इनके लिए धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये सभी के लिए ग्रंथ है ना। लेकिन ये जो वर्गीकरण किया जा रहा है, हिंदुओं में भी ओबीसी निकाला जा रहा है, ये कह के कि जो हिंदू या हिंदुत्व के जो ग्रंथ हैं उनमें इन लोगों को बेइज्जती करी गई है, इन लोगों का कहीं समर्थन नहीं किया गया, इन लोगों को प्रचारित किया गया है, ये कह के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है, लाभ लेने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन मेरा अपना आग्रह है कि ये मामला थोड़ी देर चलेगा, इसके बाद इसका कोई बहुत समय पड़ेगा। ये जो 2024 का सपना देख रहा है कि इस कार्ड पर ये 2024 में इलेक्शन निकाल लेंगे, सीट से ज्यादा निकाल लेंगे, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को उल्टा नुकसान हो जाएगा। जी दिलीप जी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर राजू दास ने यहाँ पर जो बयान दिया था कि उनकी जीप काट कर जो लाएगा उसको 21 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे, उसी के काउंटर पे यहाँ पर एक नया बयान भी तो आया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कि हमेशा दलितों की आवाज को जो है दबाया जाता रहा है, हमेशा हमारी जीप काटने की बात होती रही है, और जब भी जो अधिकार की बात की जाए, दलितों की हो या फिर पिछड़े वर्गों की बात हो, तो हमेशा बात को दबाया जाता है। अगर साधु संत असली हैं तो उन्हें श्राप दें और भस्म करें। देखिए, जिन महात्मा ने जीप काट के लाने की बात करी है वो पूर्व गैर कानूनी है। ये देश अब साधु संतों से, समाज से, धर्म से नहीं चलता है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और अगर कानूनी रूप से मौर्य की बात गलत है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही ले। तो कोई भी साधु समाज और व्यक्ति ये कहने का अधिकारी कहाँ से हो गया कानूनी रूप से कि वो जवान काट के लाए या उनका गला काट के लाए? ये तो और भी दूसरे समाज के लोग पहले कहते रहे, उनका खंडन आप करते थे, लेकिन आज अगर यही बात कोई कह रहा है तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं। कानूनी रूप से दोनों बातें गलत है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हालांकि वो उनका इंटरप्रिटेशन था, और इस देश के संविधान में भारत अभिव्यक्ति की आजादी दे रखी है, उस अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठा करके उन्होंने रामचरितमानस पर अपना व्याख्यान दिया कि उनकी समझ में यही बात आती है कि गलत भी है लेकिन पूर्णतः गैर कानूनी नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये कहा कि जीप काट दिखाने पर इतना रुपया इनाम देंगे, ये पूर्णतः गैर कानूनी, एक तरीके से कानून का उल्लंघन है। और समाज सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। पर दिलीप जी, क्या ये जिस तरह की जो बयानबाजी मौर्य की तरफ से की गई है, क्या हिंदुत्व के कार्ड के तौर पर प्रस्तुत की जा रही है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है हिंदुत्व की, अगर बात हम करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो क्या उसी के कार्ड के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है? इसीलिए अखिलेश भी कुछ नहीं कह रहे हैं सामने खुलकर। देखिए, एक चीज होती है पल्लवी जी, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। आज की डेट में जो देश में लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि अगर हिंदुत्व की, धर्म की, राम की बात करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और यही भावना जो है उनकी सरकार साल दर साल बनवाती चली जा रही है। अब कोई भी व्यक्ति उसी आधार पर अगर राजनीति को बढ़ावा देना चाहता है तो जनता समझती है कि ये एक आधार जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है, उसी आधार को ये लेकर के चलना चाह रहे हैं। अगर वाकई में ये रामचरितमानस खराब लगती थी या वाकई में ये ओबीसी का, एससी का भला करना चाहते थे, तो ये तो बहुत सालों सत्ता में रहे हैं। और आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के उदय का आधार ही एक था कि मायावती जी ने लोगों को ये समझाया था कि आप चारों वर्णों में से कहीं नहीं आते हैं। उन्होंने यही समझाया था कि आप चारों वर्णों में से कहीं नहीं आते हैं और आपको बहुत प्रताड़ित किया गया, बहुत सताया गया है। अब आपको जागने का समय है, आपको खान का समय है, तो जागिए और ताकत बन के उभरिए। तो मायावती की ताकत बन के उभरी, बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प के रूप में तैयार हुई। लेकिन क्या इतने बड़े विकल्प के बाद और 2 या 3 बार उत्तर प्रदेश में पूर्णतः शासन करने के बाद क्या उस समाज का भला हो पाएगा? अगर वो समाज आज भी हाशिए पर है और आज भी दक्षिण पहले के लिए फर्क रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, ये सामाजिकता से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है।
बट जिस तरीके से यहाँ पर एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई है, बीजेपी को भीमराव अंबेडकर से अलग कर दिया गया है कि वहां पर दलितों को, शूद्रों को वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। हिंदुत्व का एक अलग ही नैरेटिव यहाँ पर सेट करने की होड़ लगी है समाजवादी पार्टी में। ये मैंने कहा ना, जिस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए है। भीमराव अम्बेडकर साहब को श्रेय दिया जाता है इस भारत की खूबसूरत संविधान को लिखने के लिए, इसके संविधान को लिखने के लिए। अब वो खुद दलित समाज से आते हैं, तो अगर दलितों का शोषण हो रहा होता तो क्यों बाबा साहब को ये क्रेडिट दिया जाता? अगर उनसे उसमें काम भी लिया जा रहा होता तो आज उनका नाम नहीं होता। देखिए, उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों ने काम किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी इक्वल योगदान था उस संविधान को बनाने में, लेकिन आज उनका नाम नहीं लिया जाता है। जहाँ भी संविधान की बात आती है उसका क्रेडिट पूरा का पूरा बाबा साहब को दिया जाता है। क्या बाबा साहब ने अकेले संविधान लिखा था? ये इतनी बड़ी संविधान समिति बनी गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने सारे लोग थे, 300 के करीब जो लोग थे, क्या उन लोगों ने कुछ नहीं किया था संविधान को बनाने के लिए? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो उसको हेड कर रहे थे कमेटी को, खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उनका कोई योगदान नहीं था संविधान को बनाने के लिए? हर व्यक्ति का योगदान था, लेकिन मुखिया को क्रेडिट जाता है। वो क्रेडिट बाबा साहब को दिया जाता है और आज भी दिया जाता है। तो अगर कहीं दलितों का इस समाज में स्थान नहीं होता तो उनका नाम क्यों दिया जाता? उनको क्रेडिट आज तक क्यों दिया जाता? जी, पर दिलीप जी, यहाँ पर जो ऊंच नीच की एक बार फिर से कोशिश की जा रही बताने की, ओबीसी समाज की तरफ से भी साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अधिकतर समाज में जो है, जो दलित, ओबीसी, इस तरह की जो पिछड़ी जातियां कह लें या फिर निम्न जातियां जिन्हें कह लें, उन पर जो बाकी बची जातियां जो उच्च जाति खुद को कहलाते हैं, वो उन पर शासन करते हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पर ये ऊंच नीच, भेदभाव, जात और ये प्रथा जो होती है, उस सबका एक दायरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एक बड़े धार्मिक ग्रंथ का सहारा लेकर के, उसकी कुछ चौपाइयों को लेकर के समाज को बांटने की यहाँ पर कोशिश हुई है। देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। धार्मिक ग्रंथों का मतलब अगर आप ठीक से निकाल पाएंगे तो आप विद्वान नहीं हो जाएंगे। जिस विद्वान ने उसको लिखा था, आपकी सोच और उसकी सोच बराबर नहीं हो जाएगी। उसी रामचरितमानस में, उसी सुंदरकांड में, जिस सुंदरकांड की चौपाई के ऊपर इतना बड़ा बवाल हो गया है, उसी में एक चौपाई और आई है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर चौदह देखे जैसे अग्नि चौदह। यानी कि जब लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया था तो वहां पर लोगों ने मंदिर मंदिर प्रतिकर चौदह, मतलब जो वहां घर बने थे तो मंदिर देखे इंगित किया है। तो वहां मंदिर का मतलब क्या है कि वहाँ भगवान बैठे हुए थे। तो जो अच्छे से पूरा महल था, वहाँ भगवान कहाँ थे? वहां मंदिर की संज्ञा कहाँ दी जा सकती थी? दी गई है ना। तो देखिए, कानून में और धर्म में जब तक आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा तब तक अर्थ का हमेशा अनर्थ ही निकलता है। तो वो बात या वो शब्द या वो जो बात कही गई है, जो चौपाई। पर दिलीप जी, गौरतलब है कि वो पहले एक बयान देते हैं, चौपाइयों पर सवाल उठाते हैं और उसके बाद उस बयान पर खड़े भी रहते हैं, और उसके बाद फिर से वो ये कहते हैं, अगर साधु संत उसका विरोध करते हैं कि अगर आप सच में साधु संत हैं तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, और अगर गुस्सा आ गया है तो श्राप दीजिए और भस्म कीजिए। अब इस तरह की जो अर्गल बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से हो रही है, क्या लगता है कि इसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा, और अगर नहीं होगा तो किसे होगा? पल्लवी जी, राजनीति में एक्शन के रिएक्शन को बड़ी महत्वता दी जाती है। अगर किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने या किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई बात कही और उस बात के ऊपर प्रतिक्रियाएं आने लगी, चाहे सही चाहे गलत, ये बात की बात है, तो उस माना जाता है कि उस राजनेता द्वारा कही गई बात में दम है। वो दम गलत है या सही है, इसका निष्कर्ष कभी नहीं निकल पाता है, क्योंकि समाज में हर तरह की सोच के व्यक्ति हैं। कोई उस बात का समर्थन करता है, कोई इस बात की खिलाफत करता है। लेकिन अगर एक्शन का रिएक्शन आ गया तो ये बात राजनेता को बल दे देती है कि मैंने जो कहा वो बात समाज तक पहुंची, समाज के कानों तक पहुंची, और ये बात डिबेटेबल है। इसीलिए एक तरफ पक्ष है और एक तरफ विपक्ष है, और जब ये पक्ष और विपक्ष बैठ कर किसी बात पर तर्क करना शुरू कर देते हैं तो बात बहुत दूर तक चली जाती है। जब दूर तक चली जाती है तो वो राजनीति का मुद्दा बन जाती है। उससे फायदा नुकसान राजनीति में कितना होगा कितना नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन सामाजिकता को और धर्म का नुकसान जरूर होता है। ठीक है दिलीप यशवर्धनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उससे समाज में एक तरफ ऐसा है जो उनका विरोध कर रहा है और एक तरफ लगातार उनकी इस बयानबाजी का विरोध किया जा रहा है। अब देखना ही होगा कि यह बयानबाजी आखिर कहां थमेगी, और इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अगला जो तरीका है, अगला कदम जो है वो क्या होगा।
अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आगरा से एक खबर है जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शूटरों ने जयपुर से एक व्यापारी को 1 करोड़ की रंगदारी उससे मांगी और रंगदारी न देने पर इस व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। इसके बाद से राजस्थान पुलिस से बचने के लिए ये जो शूटर्स हैं वो आगरा में छिपे हुए थे और वहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों में जयप्रकाश उर्फ जेपी, प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा और ऋषभ उर्फ यशचंद्र शामिल है। गौरतलब है कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम चर्चाओं में आया था और अब इस गैंग के 3 और शूटर्स को पुलिस की तरफ से आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अजय यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, विस्तार से पूरा मामला बताइए कि 3 शूटर्स जो हैं कहां पर रुके हुए थे, किस तरीके से उनको पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की? अजय, देखिए, आपको बताना चाहेंगे आगरा पुलिस ने सोमवार को बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। ये शूटर जयपुर के एक व्यापारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी, तो रंगदारी न देने पर व्यापारी है उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, दहशत फैलाई गई थी। इसके बाद वहां से राजस्थान से ये बचने के लिए आगरा में आ गए थे और आगरा में ये एक वहाँ है चंबल है, चंबल में वहाँ देर रात पुलिस चेकिंग के दौरान ये लोग पकड़े गए थे। जी, पर अजय, क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो सदस्य पकड़े गए हैं, जो शूटर्स पकड़े गए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही थे? अजय, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे ये बिश्नोई गैंग के शूटर थे जो पकड़े गए थे, क्योंकि 28 जनवरी की रात को जी क्लब के होटल से मालिक पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। जी क्लब के मालिक है, उनसे रंगदारी मांगी जाती है, क्योंकि रंगदारी में वहाँ एक बाहर निवासी भूपेन गुर्जर को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने बताया था कि जो पर्ची एक है वो भी चिट्ठी के द्वारा भी धमकी दी गई थी, जिसको लेकर ये सामने आया है कि ये बिश्नोई गैंग के शूटर थे। तो अजय, क्या इनके और भी कोई गिरोह के मेंबर्स हैं जो अभी भी फरार है वहां पर, या इनके साथ वहां पर रुके हुए थे जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है अभी भी? देखिए, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा राजस्थान पुलिस के द्वारा आगरा पुलिस को सूचना दी गई थी, सूचना के बाद इन बदमाशों की तलाश में जुट गई थी। तभी शूटरों के ठिकाने का पता चलता है और आगरा में जो पुलिस के द्वारा ये पुलिस से जो मुठभेड़ होती है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर है वो गिरफ्तार किए जाते हैं। गिरफ्तार में जहाँ से इनसे 3 पिस्टल, 6 मैगजीन, करीबन आधा दर्जन कारतूस बरामद होते हैं। और आपको ये जो घटना है, ये जो मुठभेड़ हुई है, ये आगरा के जैतपुर में की गई थी, जहाँ से जो चंबल का एक इलाका है। इससे सिद्ध होता है कि लॉरेंस बिश्नोई अपना ठिकाना चंबल में बनाया जा रहा था, जिस तरीके से वहां से ये शूटर गिरफ्तार किए जाते हैं। तो चंबल पहले भी सुर्खियों में रहा है। जी, तो अजय, किस तरह के हथियार इनके पास से बरामद किए गए शूटर के पास से, जो हत्या में भी इस्तेमाल किए गए थे और जो वो अपने साथ लेकर चल रहे थे? देखिए, पिस्टलें थी, 3 पिस्टलें थी और जिंदा कारतूस थे, और भी पुलिस जांच कर रही है अपने राज, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जो तिहाड़ जेल से अपना गैंग चला रहा है जिस तरीके से, और एमपी, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, इनमें लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की घटनाएं सामने आ रही है। तो अजय, इन आरोपियों के पास से कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर और कितना बड़ा गैंग इनका है और कहां-कहां छुपे हुए हैं, या और किससे रंगदारी इन्होंने मांगी है और कौन-कौन है इनकी हिट लिस्ट में? जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने जयपुर में होटल मालिक को रंगदारी मांगने के बाद सामने आई है, और भी अंचलों पे जांच की जा रही है, जिसको लेकर लॉरेंस के शूटर आगरा में और कहाँ है पूछताछ जारी है। तो जी, क्या इन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और व्यापारी की जो चिन्हित किया गया है कि इसी व्यापारी से रंगदारी मांगनी है, किस आधार पर उसको सिलेक्ट किया गया था? उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करके कैसे फैलाकर रंगदारी मामले का सामने आया था। वहाँ करीब 17 राउंड गोलियां चलाई गई थी
जिसमें दहशत फैलाकर ये रंगदारी मांगी जा रही थी। और वहाँ के स्थानीय जो शूटर है वो भी पकड़ने पर के बाद पता चला कि 3 शूटर आगरा में दूसरा मिली थी को गिरफ्तार किया गया था। तो अजय, क्या किसी और से भी इन्होंने इसी दौरान रंगदारी मांगी थी? अभी पुलिस पे जांच कर रही है। आगरा के अलावा और इतना घटना को अंजाम देने के लिए ये रुके गए थे, जिस तरह चंबल में घटना को जहाँ रुके गए थे, जहाँ मुठभेड़ हुई थी पुलिस से, हो सकता है कोई घटना आगरा में करने की फिराक में हो, क्योंकि इस तरह के शूटर एक जगह से दूसरी जगह घटना देने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में फरार हो जाते हैं। जी अजय यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ब्यूरो चीफ आगरा से अजय यादव हमारे साथ जुड़ गए थे। उन्होंने जानकारी दी कि इन तीनों ही शूटर्स को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक व्यापारी से हाल ही में पहले रंगदारी मांगी और रंगदारी न देने पर उसे सरेआम गोलियों से भून डाला है। फिलहाल के लिए आज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्यन।